देखो अब ये ऐसे क्यों बनाया मैंने, ये इनर बाउंड्री, ये इसकी आउटर बाउंड्री। अब क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज Q इज केप्ट इन द इनर कैविटी ऑफ चार्ज। कट रही है क्या? ये दो स्फीयर है, इनर बाउंड्री और आउटर बाउंड्री। अंदर चार्ज पड़ा है Q, इसके सरफेस पे चार्ज दिया 2Q और इसके सरफेस पे चार्ज दिया 3Q। तो ये इन्होंने पूछा कि हर एक के स्फीयर के सरफेस पे चार्ज बताओ कितना होगा। ये स्फीयर S1, ये स्फीयर S2। S1 के अंदर पड़ा, अब बेटा देखो अंदर Q पड़ा है ना, तो अंदर नेगेटिव Q इंड्यूस हो जाएगा और बाहर पॉजिटिव Q इंड्यूस हो जाएगा। अब ऐसा समझो ये स्फीयर है, इसके मैंने अंदर चार्ज रख दिया Q, तो अब ये मेटल का स्फीयर है तो अंदर चार्ज नेगेटिव इंड्यूस होगा Q, और इतना ही चार्ज बाहर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। तो इस वाले स्फीयर के S1 के अंदर Q पड़ा था, तो इसके अंदर नेगेटिव Q इंड्यूस हुआ, बाहर प्लस Q इंड्यूस होगा, तो बाहर टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q। तो Q तो इंड्यूस हुआ था, 2Q आपने दिया था। अब बड़ा स्फीयर S2 के अंदर इंड्यूस होगा -3Q, क्योंकि ये 3Q पड़ा है इसके अंदर। अब बाहर इंड्यूस होगा 3Q ऑलरेडी पड़ा था, तो बाहर चार्ज कितना आ गया 6Q। समझ में आया क्या? ये आंसर है क्या लहर? दोबारा से देख लो भी। अब ये स्फीयर है, इसके अंदर मैं चार्ज रख देता हूं Q। अगर ये मेटल का है तो अंदर भी Q इंड्यूस हो जाएगा और बाहर भी Q इंड्यूस हो जाएगा। बाहर Q इंड्यूस हुआ, 2Q आपने और दे दिया था, तो बाहर चार्ज हो गया 3Q। अब बड़ा वाला स्फीयर है, बड़े वाले के अंदर जो स्फीयर है इस पे चार्ज है 3Q, तो बाहर इंड्यूस हो जाएगा 3Q आपने और दे दिया, तो बाहर चार्ज हो गया 6Q। ओके नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आएंगे टेस्ट। इंडक्शन भूल गए यार मैं ये कैसे चार्ज करते थे इसको बता सर। मेटल रोड से। हाँ, इधर क्या आता था? नेगेटिव आएगा सर, अगर वहां पे पॉजिटिव है तो इधर इसको क्या कहते थे? चार्जिंग बाय क्या कहते थे? इसको क्या कहते थे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वही बता रहा हूँ मैं, ये अंदर चार्ज रखा ना तो इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। ओके सर। प्लीज बेटा ऐसी चीजें मैंने कहा था ना, ये इंडक्शन कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। अब है ए पॉजिटिवली चार्ज, ये क्वेश्चन है, मैं वर्बली क्वेश्चन है, और ये मैं क्यों करवा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही टेस्ट में आने हैं, मैं बता देता हूँ। अब एमसीक्यू टेस्ट है तो ऐसे ही आएंगे कि बताओ इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज कितना है। ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, और तुम्हारे पेपर में भी यही है, स्कूल टेस्ट में भी ऐसे ही आएंगे। सिरसा स्कूल में तो सोल्व करना आ गया था, यहाँ नहीं ऐसा होगा। सिरसा स्कूल में क्या था कि उन्होंने टेस्ट दे दिया था और कहते थे कि सोल्व करके बेचो इसको। A positively charged glass rod is brought near the uncharged pith ball pendulum. What will happen to pith ball? देखो सुनो क्या है ये, क्या 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 समझ में नहीं आया आपकी बात? सर ऐसे मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें तो यही था कि इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट होंगे। अब इसमें ये भी लिखा है कि टच करते हैं और फिर रिपेल करते हैं, इतना फोर्स जनरेट हो जाता है कि ये टच करते हैं। हाँ देखो हो जाता है। अब वो ना अपने को बात, मैं देखो हम क्या मानते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी उस फोर्स की बात नहीं, प्लीज देखो। अब ये देखो ऐसे समझो, ये पेन और ये कैप, ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर ये चल क्यों नहीं रहे? बताओ बताओ कोई। क्योंकि इनके अंदर इतना फोर्स नहीं है, बहुत वीक है। फोर्स वीक है? फोर्स वीक नहीं है, फोर्स जितना भी है, लेकिन जो रोकने वाला फोर्स है ना वो स्ट्रॉन्ग है। मेरी बात समझ रहे हो? इनको चलाने की ट्राई कर रहा है ग्रेविटेशन। क्या सर इक्वल ही होंगे दोनों फोर्सेस? अरे नहीं मैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। इक्वल, आप तो इक्वल एंड अपोजिट एक्शन एंड रिएक्शन पे पहुंच गए, मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये मैं पेन और कैप यहाँ पे रख रहा हूँ। दे आर अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स एंड दे आर स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। इनको फ्रिक्शनल फोर्स रोक रहा है। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना आएगा 0.000000000 10 की पावर -11, इतना 6711 न्यूटन। अब ये इतना कम है कि फ्रिक्शनल फोर्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा। अब आगे सुनो, अगर मैं इस पेन और कैप को स्पेस में ले जाऊं जहां पे कोई और फोर्स नहीं है, तो ये भी पास आ जाए, इतना कम फोर्स भी इनको चला देगा क्योंकि कोई रोकने वाला फोर्स नहीं है। अब जो आप लहर कह रहे हो वो देखो क्या है, ये पेंडुलम है बेटा, हम वहां मान के नहीं चलते, वहां पे ग्रेविटी है।
अब यहाँ पे मैं इस पे पॉजिटिव, ये यहाँ पे एक ग्रास रॉड ले आया जिसपे पॉजिटिव चार्ज, इसके इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसको देखो, अगर आप इसको अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो इसको खींच रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसको रोक रही है ग्रेविटी। लेकिन अगर ग्रेविटी होती नहीं तो फोर्स चाहे 0.10 की पावर -11 न्यूटन भी हो, लेकिन कोई और फोर्स ही नहीं है ना, तो ये चल पड़ेगा इसकी तरफ। मेरी बात समझ में आई क्या, मैं क्या बताने की बता। तो हम जो भी ऐसा, इस क्वेश्चन में कोई रोकने वाला फोर्स ही नहीं है, इसलिए वो फोर्स चाहे कम भी जनरेट होने, चल पड़ेंगे। तो चलेंगे। अब जैसे ही टच करेगा तो ये नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव बचेंगे, फिर ये रिपेल करेगा। गॉट इट? ओके तो सर। यहाँ ऐसा जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, भी हम वैक्यूम लेके चलते हैं, हम मानते हैं कि वहां पे कोई और फोर्स नहीं है, तो फिर वो चाहे छोटा सा भी फोर्स हो, वो चला देगा चीजें। सर मुझे पेंडुलम वाला समझ आ गया, पेन वाले में थोड़ी दिक्कत है। पेन वाले में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? मैं बता, छोड़ दे फिर, वो आउट ऑफ सिलेबस है, पेंडुलम वाले सिलेबस में था, उसको छोड़ दे। Why Okay, it is sir. easier to carry a charged balloon on dry day than a humid air? Okay, चलो देखो भी, चार्ज बैलून को कैरी करना ड्राई डे में इजी क्यों है ह्यूमिड एयर के मुकाबले? ह्यूमिड में मॉइस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये होगा बेटा, देखो ड्राई डे में ये क्या है, यहाँ ड्राई डे में एयर मॉइस्ट नहीं है, पानी नहीं है एयर में, तो ह्यूमिड एयर में यहाँ पे पानी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, वो चार्ज को यहाँ से फ्लो करवा देंगे। क्या आंसर क्या है इसका, देखा ना, ऐसे क्वेश्चन का आंसर का कुछ पता ही नहीं होता। क्या आंसर क्या है लहर, इसका बताओ। सर यही है आंसर, तो पर सर लीक क्यों होंगे ये चार्जेस? अब मेरी बात सुनो, हाँ मैं बता देता हूँ। देखो भी, ये चार्ज बैलून है, इसको आप ड्राई डे में धूप वाले दिन में घुमा रहे हो, ये चार्ज कहीं नहीं जाएगा, इस पे पड़ा रहेगा। बारिश होके हटी है तो उस दिन डे ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिड मतलब यहाँ वाटर मॉलिक्यूल भी एयर में प्रेजेंट है। अब वो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आएंगे। एयर इज पूरेस्ट कंडक्टर, बट वाटर इज नॉट पूरेस्ट कंडक्टर, वाटर इज गुड कंडक्टर। एयर के मॉलिक्यूल इसके लग रहे थे ना, चार्ज को कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल आ गए तो चार्ज उन पे कंडक्ट कर देगा और वो चार्ज लीक हो जाएगा आगे। समझ में आएगा? यस सर। तो ह्यूमिड एयर में क्या क्या लीक एयर में, अब ये वाटर, अच्छा, ये वाटर मॉलिक्यूल था ना, इस पे चार्ज आ जाएगा, अब ये वाटर मॉलिक्यूल चार्ज लेके घूमता रहेगा एयर में। तो ह्यूमिड एयर वाले दिन क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं एंड वाटर इज गुड कंडक्टर, तो चार्ज लीक हो जाएगा। और अगर एयर है सराउंडिंग ड्राई एयर है तो एयर इज गुड बैड कंडक्टर, तो चार्ज आपका बैलून पे पड़ा रहेगा। ओके, at what points dipole intensity is parallel to the line joining the charges? At what point dipole field intensity, the, एक मिनट ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, सुनो। At what points dipole field intensity is parallel to the line joining the charge? At the point, अरे हाँ ये लो सुनो, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये लाइन दोनों को ज्वाइन कर रही है। डायपोल ये होता है अपना। वीडियो सही आ रहा है, आवाज क्लियर है क्या? यस चिराग? हाँ जी चलो। सर। चलो सुनो, ये क्वेश्चन क्या है भी देखो, ये इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव का इधर देखो, नेगेटिव का इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा या तो इधर या इधर। तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे, वो दोनों लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल होगा। आप एक्सियल लाइन पे कहीं पे भी देखो, यहाँ पे नेगेटिव का फील्ड होगा इधर, पॉजिटिव का होगा। इक्वेटोरियल लाइन पे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है ना डाइपोल के। उस पे भी आता हूँ लहर में, एक सेकंड उस पे भी आता हूँ। इसको एक बार एक्सियल को समझो। देखो भी, अगर मैं ये एक्सियल लाइन पे पॉइंट कहीं पे भी लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाली तरफ तो इस साइड आएगा, पॉजिटिव वाली साइड इस साइड आएगा, वो इस लाइन के पैरेलल है जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है। अब इक्वेटोरियल लाइन पे देखो, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसके तो पैरेलल ही आएगा। इक्वेटोरियल क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन नहीं पता चला। क्वेश्चन क्या है कि डाइपोल का फील्ड, ये डाइपोल की जो लाइन है कहां पे इस लाइन के पैरेलल होता है। अब मैं बता रहा हूँ एक्सियल लाइन पे तो होता ही पैरेलल है, कोई डाउट ही नहीं है, एक इधर, चाहे किधर भी देख लो आप। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसा हो जाए, देखो लाइन के पैरेलल ही आएगा। अब हाँ ये जी सर। एक्सियल, अब इक्वेटोरियल लाइन पे भी पैरेलल होता है, कैसे? यहाँ देखना बेटा ध्यान से, ये होता था E1,
ये होता था E2। अब ये पैरेलल नहीं है, नो डाउट E1 E2 पैरेलल नहीं है, पर नेट इधर बचता था क्या, E1 cos थीटा, और नेट इधर बचता था क्या, E2 cos थीटा। साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाते थे, तो E1 E2 का जब आप रिजल्टेंट निकालते हैं ना, बाकी सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, पैरेलल ही बचता है बस, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। याद है? याद है किसी को ये? यस सर। तो ओके, तो नो डाउट लहर, देखो आप सही बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिविजुअल चार्ज का पैरेलल नहीं है लाइन, पॉजिटिव का इधर है, नेगेटिव का इधर है, लेकिन जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे ना तो ये सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, पैरेलल ही बचेगा, कोस कंपोनेंट ही बचते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का कहां पे लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल होता है, एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, दोनों पे एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बोथ। ठीक है सर, ये वाला कंसेप्ट आपने करा दिया? ये तो डायपोल, अब ये कंसेप्ट नहीं है यार। अब ये देखो, ये मैंने तो तुम्हें डायपोल फील्ड करवाया 4-5 बार कि डायपोल का फील्ड एक्सियल इक्वेटोरियल। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया कि बताओ वो कहां पैरेलल होता है। अब मुझे लगता है कि ये मैंने आपको करवा दिया तो आपको पता होगा, एक्सियल पे भी पैरेलल होता है और इक्वेटोरियल पे भी कोस कंपोनेंट बचते थे। देखो यहाँ तो बचता ही नहीं था कुछ, तो पैरेलल ही बचा लाइन पे। समझ में आया क्या? यस सर। अब मैं क्यों कहता हूँ कि बेटा बुक से क्वेश्चन पढ़ा करो, बुक से न्यूमेरिकल करा करो। अब ये कंसेप्ट जब मैं करवा रहा था ना, तब मेरे दिमाग में आया नहीं कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताओ कहाँ कहाँ पे पैरेलल होता है। बुक वाले ने पूछ लिया, तो अब ये मेरे बताने पे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन खुद भी देखो बेटा, थोड़ा ध्यान रखना, इक्वेटोरियल लाइन पे भी पैरेलल ही बचता है, एक्सियल लाइन पे भी पैरेलल बचता है। एक्सियल लाइन पे तो प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेटोरियल पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल ही हो जाते थे, तो पैरेलल ही बचेगा। ओके, नेक्स्ट, when does the electric dipole placed in non-uniform electric field experience zero torque but non-zero force? अब ये क्वेश्चन है, कभी मैंने शुरू में करवाया था, सुन लेना ध्यान से। अब यहां देखो ध्यान से, अगर अपना डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है, ध्यान से देख लेना, तो इधर फोर्स लगता है QE, इधर फोर्स लगता है QE, तो फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, बट टॉर्क क्या होता है, नॉन जीरो। पहली बात तो ये समझो। तो इफ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है जो, तो उस पे फोर्स तो जीरो ही लगेगा, टॉर्क नॉन जीरो होगा अगर थीटा 180 या जीरो नहीं। अगर थीटा जीरो हो गया तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा 180 हुआ तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है P sin थीटा, आपको याद होगा। अब फोर्स नॉन जीरो कब लगता है, ध्यान से देखना। अगर मैं कह दूं कि इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ध्यान से सुनना, वीडियो फिर से पॉज हो रही है क्या? अब तो नहीं होनी चाहिए। हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी। अब सर थोड़ी थोड़ी हो रही बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर। सर भी है। अब तो सर पोज ही होगी। हैंग होगी सर अब तो। अब यहाँ क्या देखो, यहाँ मैं बता रहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स तो जीरो होता है, टॉर्क भी जीरो हो सकता है अगर वो पैरेलल है। अब अपन डायपोल को पैरेलल रख देते हैं, तो टॉर्क तो जीरो हो गया, टॉर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थीटा जीरो है। अब आगे सुनना, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पे है E1, यहाँ पे है E2। तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, और मैं आपको कह रहा हूँ कि E2 ज्यादा है E1 से। अब ध्यान से देखना, तो इस पे फोर्स लगेगा कितना, इधर QE1, इस पे फोर्स लगेगा इधर कितना, QE2। अब देखो ध्यान से, अब QE1 छोटा होगा और QE2 ज्यादा होगा। मैं इसको साइन को उल्टा कर देता हूँ। तो अब क्या है, डायपोल पैरेलल पड़ा है, तो टॉर्क का तो जीरो हो गया, टॉर्क में तो कोई फॉल्ट नहीं है, टॉर्क तो जीरो है। लेकिन फोर्स जीरो क्यों नहीं हुआ, इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है, इस पे फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो अब क्वेश्चन क्या था कि डायपोल पे किस ओरिएंटेशन में नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सॉरी टॉर्क जीरो हो सकता है, फोर्स जीरो कब नहीं होगा, जब वो पैरेलल पड़ा है। अब वो पैरेलल पड़ा है तो टॉर्क तो जीरो हो गया और फोर्स जीरो नहीं हुआ, क्योंकि इस पे ज्यादा लग रहा है और इस पे कम लग रहा है। लहर समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। दोबारा से सुन लो भी सब लोग, अगर डायपोल को इस, मुझे सर फोर्स वाला समझ नहीं आया सर, आपने कैसे लिखा? सर मुझे भी नहीं आया। ओके
कोई बात नहीं, कोई बात, देखना भी ध्यान से, मैं डायग्राम में आप बताता सही है। ओके। आपने पैरेलल आगे तो equally फोर्स क्यों लगेगा सर? lines बनाई है इसमें। सर इसका आंसर ये बोलो। बोल देंगे ना कि व्हेन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, एक 1 by 1 बोलो। हाँ नितिन बोल, क्या बोल रहा था? सर मैं ये कह रहा था अब तो पैरेलल हो गया तो फिर सर फोर्स क्यों लग रहा है सर? हाँ ओके, फोर्स क्या लग रहा है। और लहर आप क्या कह रहे थे? सही है, आपने लहर आप इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई है, इसमें डिफरेंस नहीं आएगा इलेक्ट्रिक नहीं फील्ड बेटा, वो लाइंस हाँ हाँ, मैं आपका क्वेश्चन भी जेन्युइन है। पहले देखो भी मैंने क्या बताया था, शुरू में कभी बताया था कि अगर पैरेलल लाइन बना रहे हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर ऐसे डाइवर्जिंग बना रहे हैं तो डिक्रीजिंग होता है, और अगर ऐसे कन्वर्जिंग लाइन बना रहे हैं तो इंक्रीजिंग होता है, ये बताया था। तो ये देखने से तो पैरेलल लग रही है, पर बेटा देर अपन मान लेते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डायग्राम से नहीं लग रहा, पर ऐसा मान लेते हैं, पेपर में आ सकता है, ऐसा घबरा मत जाना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये इंक्रीजिंग है। वो पैरेलल दिखा के भी आपको बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म है, ओके, और नॉन यूनिफॉर्म है, इंक्रीजिंग है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, क्या नाम है आपका, नितिन, और सब लोग ध्यान से सुनना। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, ओके। इसमें क्या होता है, ये अपना डायपोल पड़ा है, यहाँ चार्ज पड़ा है -q, यहाँ चार्ज पड़ा है +q, इस पे फोर्स कितना होगा, जितना इस पे इधर लगेगा ना QE, उतना इस पे इधर लगेगा, तो फोर्स तो हो गया 0, फोर्स तो 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अब मैं डायपोल को इसमें पैरेलल रख देता हूँ, Q और -q, तो अब इस पे फोर्स लगेगा QE इधर, इस पे फोर्स लगेगा QE इधर, तो फोर्स तो 0 है, अब टॉर्क भी 0 है। तो अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो फोर्स तो 0 ही होगा, फोर्स में तो कोई डाउट ही नहीं है। टॉर्क 0 कब होगा, जब वो थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे थीटा 0 मैंने कर दिया, तो इस पे तो टॉर्क 0 है, इस पे टॉर्क नॉन 0। तो अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो फोर्स इज ऑलवेज 0, टॉर्क कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0। अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें फोर्स देखो, पहले मैं डायपोल ऐसे रख देता हूं, ध्यान से देख लेना बेटा, ये रहा डायपोल, ये -q, ये +q। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, वो कांस्टेंट नहीं है, जैसे जैसे इधर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या था, यहाँ भी E, यहाँ भी E, यहाँ भी E, यहाँ भी हर जगह E, यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, QE2, इस पे फोर्स कितना लगेगा, QE1। तो अब मैंने बोला है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो Q से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड, तो QE2 इज ग्रेटर देन QE1, तो इस पे अब नेट फोर्स 0 नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो फोर्स 0 होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अब यूनिफॉर्म नहीं है तो फोर्स 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में फोर्स भी नॉन 0 है और टॉर्क भी नॉन 0 है। अब मैं डायपोल को पैरेलल कर देता हूं, इसी डायपोल को पैरेलल कर दिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अब टॉर्क इस पे 0 हो गया, क्यों, क्योंकि थीटा 0 हो गया। तो अगर डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा तो उस पे टॉर्क तो 0 हो गया, पर बेटा फोर्स अब 0 नहीं हो सकता, इस पे ज्यादा लगेगा, इस पे लगेगा QE2 और इस पे लगेगा QE1। अब ये वाला फोर्स बड़ा है इधर खींचने वाला, ये वाला कम है, तो अब ये इधर चल पड़ेगा। समझ में आएगा? तो क्वेश्चन Yes, क्या sir. था जब टॉर्क कि 0 होगा डायपोल घूमेगा कैसे? घूमना तो है ही नहीं, मैं तो कह नहीं रहा घूम रहा, मैं तो कहूंगा अब ये ऐसे चलेगा, ऐसे चल पड़ेगा, अब लीनियर मोशन हो जाएगा। टॉर्क तो 0 है, फोर्स 0 नहीं है, अब ये इधर जाने लग जाएगा, ऐसे घूमता तो यहीं घूम जाता है, ऐसे घूम नहीं रहा है, ये चल रहा है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात तो समझ लेना। टॉर्क 0 कब हो सकता है, जब वो पैरेलल पड़ा है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायपोल पैरेलल पड़ा है तो टॉर्क 0 होगा और फोर्स नॉन 0 होगा, और एंटी पैरेलल पड़ा तो भी ये कंडीशन होगी, टॉर्क 0 होगा फोर्स 0 नहीं होगा। सर घूमते घूमते आगे चल सकते हैं क्या? घूमते घूमते आगे चल सकता अगर ऐसे पड़ा होता है। अब ऐसे पड़ा होता ना फिर ऐसे चलता, ये घूमता और आगे भी जाता। देखो मैं छोटा कर देता हूँ, ऐसे पड़ा होता ना तो ये घूमता और आगे भी जाता, पर जैसे ही पैरेलल होता फिर घूमना बंद कर देता, ठीक है, तब टॉर्क 0 हो जाता। नहीं मैं तो सर घूमता ही है जैसे घूमते घूमते आगे जाते रहते हैं। ऐसे ऐसे क्या, ऐसे
अरे बेटा हाँ, जैसे ऐसे ही घूमेगा, मैं कह रहा हूँ जैसे घूम के जैसे ही पैरेलल होगा टॉर्क 0 हो जाएगा, फिर वो तो सीधा फर्दर ही हो घूमेगा ही जाएगा। नहीं। हाँ फिर वो सीधा ही हो जाएगा, फिर वो घूम ही ओके नहीं सर। सकता। ठीक है ओके। लहर और बताना क्वेश्चन क्या थे, पढ़ के बताओ, बस मेरा फोन कहीं दूर रखा है, मैं बताना क्या था और बताओ, पढ़ो। एक मिनट। मैं करवाता हूँ। In defining electric field due to a point charge, the charge has been vanishingly small. How this condition can be justified? When you know that charge less than naught is electron or proton is possible. Okay, चल देखो क्या है, सुनो प्लीज ध्यान से देखना। अब पहली बात यही देखो, एक्चुअल में क्या करते हैं हम, ये चार्ज है Q, इसका मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान से सुन लेना भी, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो हम कैसे करते थे, यहाँ 1 कूलम चार्ज रख देते और फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते थे। फोर्स एक्सपीरियंस बाय 1 कूलम चार्ज कितना आएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता था अपना K Q बाय R स्क्वायर। ओके, मैं लहर वो पढ़ लेता हूँ आपका। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखना। सर क्वेश्चन क्या, एक बार बोलना दोबारा। मैं बताता हूँ क्वेश्चन, इसी में समझ में आएगा आपको, इसी में देखते जाओ। क्वेश्चन मतलब छोड़ दे, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन भी छोड़ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। इस चार्ज का अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है तो मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ध्यान से देखना, अब मान लो जिस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो वो है 0.001 कूलम। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप यहाँ रखेंगे 1 कूलम निकालने के लिए 1 कूलम रखेंगे, तो ये वाला 1 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना डोमिनेंट हो जाएगा कि इसका आप मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो होता क्या है, जो भी टेस्ट चार्ज होता है, अब ऐसे देखना, ये Q का मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नो डाउट हम 1 कूलम रख के डिफाइन करते थे, बट इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज वी ऑलवेज टेक 1 कूलम, लेकिन अगर सोर्स चार्ज 1 कूलम से छोटा हुआ तो ये टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट हो जाएगा, तो ये आप प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 कूलम नहीं रखते, यहाँ पे Q नॉट रखते हैं और फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स कितना आता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब मैं प्रॉपरली मैथमेटिकली बता रहा हूं, इसको Q नॉट से डिवाइड कर देते, तो Q नॉट से डिवाइड कर दो और लिमिट लगा देते हैं कि Q नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली हम कैसे करते थे, हम 1 कूलम रखते थे। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली तो 1 कूलम से काम चल जाएगा, प्रैक्टिकली आपने 1 कूलम रख दिया तो खुद का ही उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, वो दूसरे का निकल ही नहीं देगा। तो प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे छोटा सा चार्ज रखते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, उसको रखते हैं, फोर्स निकालते हैं और उसको Q नॉट से डिवाइड कर देते हैं। और Q नॉट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब इंडिविजुअल चार्ज, वो इंडिविजुअल चार्ज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन क्या था सुनो, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए कि जो टेस्ट चार्ज होता है वो छोटा क्यों होना चाहिए, वो छोटे से छोटा इसलिए होना चाहिए कि वो खुद ही जाके डिस्टर्ब ना कर दे सारा कुछ। अब क्वेश्चन क्या है कि ये कितना छोटा रख सकते हो ना आप, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज ही पॉसिबल नहीं है, तो Q नॉट कितना स्मॉल हो सकता है कि चार्ज ही छोटा ना हो। बेटा तनिषा कितना होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज बताओ, (1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यही होता है, यही होता है। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, यही होता है। तो अब देखो बेटा, इसको मैं लिख रहा हूं आपको डेसिमल में, 0.0000000, जितनी भी 19 जीरो के बाद 16। अब ये खुद ही इतना स्मॉल है, इतने इससे छोटा कितना चार्ज लोगे ना, समझ में आया क्या? तो पहली बात, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज प्रोटॉन इट इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी स्मॉल, तो आप उसको रख सकते हो। दूसरी बात क्या है कि उसको जो भी चार्ज आपने लिया उससे डिवाइड भी अपने को करना है, तो वो वैसे भी कैंसिल होने। तो क्वेश्चन क्या था कि आप हम बोलते हैं कि यहाँ पे छोटे से छोटा चार्ज रखना है। अब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज ही पॉसिबल नहीं, तो कैसे छोटे से छोटा चार्ज रखोगे, तो आप इलेक्ट्रॉन वाले रख रहे हो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ वेरी स्मॉल। समझ में आया क्या तनिष्का? इसका आंसर पढ़ना, अगर आपके पास आंसर है तो आंसर क्या है? सर हमने 0 कम लगाई है। चल छोड़ दो इसको, आंसर है क्या तनिषा? Yes, sir. क्या आंसर है उसका बताओ? Because of charge quantization, the test charge Q0 cannot go below
However, in microscopic situation, the source charge is much larger than the charge on an electron or proton. So the limit Q naught 0 for the test charge is justified. ओके जस्टिफाई। अब देखो क्या है, मैं जो बोल रहा था कि क्यू नॉट छोटे से छोटा रखना है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि जो आपका सोर्स चार्ज होगा ना, इससे तो बहुत बड़ा होगा। इट विल बी वेरी लार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये चार्ज इससे छोटा रखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही बहुत स्मॉल है। अब समझ में आ गया क्या? उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो आप सोर्स चार्ज लोगे ना, वो चार्ज कितना ही होगा, बहुत बड़ा होगा, इसके कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा होगा। तो दिस क्यू नॉट छोटे से छोटा होना। अब क्वेश्चन सुन लो क्या था कि क्यू नॉट छोटे से छोटा होना चाहिए, पर कितना छोटा? क्योंकि हम छोटा इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज तो हम ले ही नहीं सकते, लेने की जरूरत ही नहीं है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, वही बहुत छोटा है। तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, सो दिस कैन सर्व एज, ये खुद ही टेस्ट सोर्स क्यू नॉट का काम कर सकता है। समझ में आ गया क्या कंसेप्ट? सर सर नितिन ने कुछ लिख के भेजा सर, समझ से नहीं आया क्या लिखे। अब मैं वो पढ़, अरे मैं एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन पढ़ लूं, फिर नितिन वाले भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके सर नहीं सर, चैट में लिखा है उसने। समझ में आ गया क्या आपको? ओके अब मैं लहर वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ, फिर नितिन वाले पे आता हूँ। कैन वी प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ऑन ह्यूमन बॉडी विदाउट गेटिंग शॉक? यस बेटा, आपको इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा होना पड़ेगा। तुम लोगों ने वो वीडियो देखी है क्या, टेस्ला कॉइल वाली? बंदे ऐसे गोले से को हाथ लगाते हैं और उनके बाल खड़े हो जाते हैं, देखा किसी ने? हाँ जी सर, देखिए यस सर देखिए। अब देखो हमें शॉक क्यों लगता है बेटा? देखो आपने ये कोई चार्ज स्फीयर है, इसको आपने पकड़ लिया ऐसे, ये बंदे ने इस पे हाथ रख दिया, तो चार्ज आपकी बॉडी से फ्लो हो जाएगा किधर? ग्राउंड में, एंड योर बॉडी विल बिकम ए कंडक्टर, और आपको करंट लग जाएगा। लेकिन अगर आपने जूते रबड़ के पहन रखे हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे अगर आप खड़े हो, तो चार्ज आपकी बॉडी पे आगे रुक जाएगा। इट नेवर फ्लोज, ये फ्लो नहीं करेगा, तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी विदाउट गेटिंग शॉक। लहर समझ में आ गया? तो हमें इंसुलेटेड स्टैंड पे खड़ा। अब देखो भी मेरी बात, ये प्रैक्टिकली ट्राई मत करना, तुम कहीं तुम जाके तार को पकड़ लो रबड़ के जूते पहन के, करंट तुम्हें लगेगा। मैं बता देता हूँ, ये टेस्ला कॉइल से तो पॉसिबल है। गो एंड फाइंड आउट, यूट्यूब पे सर्च करना टेस्ला कॉइल से बंदे कैसे चार्ज होते हैं। तुम कहीं जाके तार मत पकड़ लेना बिजली की कि मैं अपने बाल खड़े कर लेता हूँ, उससे प्रॉब्लम, तार बाल भी खड़े, मर भी जाओगे। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, टेस्ला कॉइल पे प्रॉपरली चार्ज बहुत ज्यादा कर देते हैं, एक ही तरह का चार्ज। जब आप घर पे जाके एसी की वायर पकड़ोगे ना, तो एसी चलती है पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं तुम्हें बार बार कहता हूँ कि घरों में जो करंट आ रहा है वो है अल्टरनेटिंग करंट। ये सारे एक्सपेरिमेंट है डीसी करंट के। अगर तुमने वो वायर पकड़ ली, तो वो करंट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, वो तुम्हारी बॉडी में धक्के से घुस जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप यस सर। स्क्रीन ब्लैक हो गई और हो जाएगी सही, कोई बात नहीं। टेस्ला कॉइल से एक बैटरी से किसी चीज को चार्ज करके पकड़ लो, तुम्हारी बॉडी पे चार्ज आ जाएगा, तुम्हें करंट भी नहीं लगेगा। बट प्लीज डोंट रिस्क योर लाइफ विद द अल्टरनेटिंग करंट। जो घरों में करंट आ रहा है उससे, उसको जाके मत पकड़ो। ओके अब नितिन, हाँ बोलो सर। वो वाला क्वेश्चन में आंसर, उस क्वेश्चन का भी आंसर बता दो सर। आपने क्वेश्चन पूछा था निमेश से, वो मिला नहीं था सर आंसर उसका। निमेश ही बताएगा। निमेश, मैंने कहा था मैं आंसर नहीं बताऊंगा, हिंट और दे देता हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनते हैं। निमेश ने बता दिया था सर। कौन से वाला सर? छोड़ो, अगला क्वेश्चन सुनो तुम। एट ए गिवन डिस्टेंस from the center of electric dipole, field intensity on axial line is k times the field intensity on equatorial line. K is equal to 2. Okay, नितिन देख यार, ये तो तेरे को बताना चाहिए। सर ये ग्रामर ही समझ नहीं आई, इसकी रीजन क्या? अब मैं ग्रामर हो सकता है 1/2 हो, मुझे भी समझ में ना आए। 2 या 1/2 है, मैं देखो बताता हूँ, सुनो क्या है। एट ए गिवन डिस्टेंस 2 है क्या? चलो कोई बात। एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम, ये स्क्रीन दिख रही है ना? स्क्रीन दिख रही है? यस तो सर। बना देते हैं, बड़ा बना दिया। ये पॉजिटिव क्यू, ये माइनस क्यू। ओके अब ग्रामर समझ लेना इसकी। एक सेकंड। एट ए गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, गिवन डिस्टेंस में आर ले लेते हैं, ओके ये पॉइंट पी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन, मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, विल बी के टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा? E/2, आर डिस्टेंस पे आर डिस्टेंस। ओके तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे देखो, इसको मैं ई ले लेता हूँ, यहाँ पे अगर ई है तो यहाँ पे होगा 2E,
तो ये फिर k कितना हो गया, k टाइम्स k कितना हो गया 2। समझ में आ गया? और अगर ऐसे पूछते थे कि ऑन अ गिवन लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज k टाइम्स ऑफ एक्सियल लाइन, तब आता 1/। ठीक है, समझ में आ गया?